हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हालचाल। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस का लेक्चर नंबर 9 लेकर के। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी तक जो है हम काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं। सो लेक्चर नंबर 8 में जो है हमने बात करी थी कि जो हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसमें आखिरकार हमारी रिएक्शंस क्या होती हैं, किस टाइप से किस चीज़ को किस चीज़ में बदल कर जो है हम उसको यूज़ करते हैं, और रेस्पिरेशन का मेन प्रोसेस क्या होता है। तो हमने ये जाना कि रेस्पिरेशन का जो मेन प्रोसेस होता है, जो मेन लक्ष्य होता है, जो मेन टारगेट होता है, वो होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। किसमें? बॉडी में। बॉडी की हर एक सेल तक जो है इस ऑक्सीजन को पहुंचाना, एंड वहाँ से जो कचरा बना हुआ है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसको जो है बॉडी से बाहर निकालना। ठीक है, ये जो है यूजुअली रेस्पिरेशन कहलाता है। अब उसमें जो हमने रिएक्शंस पढ़े थे उनसे हमने जाना था कि हम कैसे ऑक्सीजन को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, एंड इस प्रोसेस में हम कैसे एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, तो मेन जो चीज़ थी हमारी वो थी इस एनर्जी पर फोकस करना, और किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है इस चीज़ पर फोकस करना। तो चलिए, ये तो हो गई हमारी कॉमन रेस्पिरेशन की बात जो हमने लास्ट लेक्चर तक कवर कर लिया था। अब आज हम जानेंगे कि ह्यूमंस में किस तरीके से जो है रेस्पिरेशन होता है। लेकिन उससे पहले जो है हम ये चीज़ देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में जो है हमने क्या बात करी थी कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं और एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, इनके बारे में हम कुछ बात कर रहे थे, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो कि ज़मीन पे रहते हैं, जो कि सूखे क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, एंड इधर हमारे आ जाते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। ओके, सो यहाँ पर जो हमारे ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो गए हैं, ये हमारे कौन से आ जाते हैं, जो कि इन ड्राई एरियाज़। ठीक है, ये ड्राई एरियाज़ में रहते हैं। और वहीं जो ये हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, अब एक्वेटिक में ये जो एक्वा वर्ड लगा है, यही यहाँ पर जो है वाटर को शो कर रहा है, यानी कि जो हमारे वाटर बॉडीज़ में रहते हैं उनको हम एक्वेटिक बोलते हैं। ठीक है, हमने जो है लास्ट लेक्चर में ये जाना था कि जो टेरेस्ट्रियल होते हैं वो सूखे क्षेत्रों में रहते हैं, तो वो डायरेक्ट जो है एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को ब्रीद कर सकते हैं, यानी कि हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि वो ऑक्सीजन उन्हें जितनी चाहिए है वो ले सकते हैं। ठीक है, अब वो अलग बात है कि दिल्ली में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन फैला हुआ है, पॉल्यूशन में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी सारी गैसेस जो होती हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में हवा में मिल जाती हैं। ठीक है, पर यहाँ पर अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमारे जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, दे कैन ब्रीद द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि वो जो है डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जो है वो ले सकते हैं। जबकि यहाँ पर एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं इनके पास थोड़ी सी मजबूरी है कि ये वही ऑक्सीजन ले सकते हैं जो कि उनकी उस वाटर बॉडी के पानी में डिज़ोल्व होगी। ओके, सो दे कैन यूज़ द ऑक्सीजन डिज़ोल्व्ड इन वाटर, यानी कि ये सिर्फ वही ऑक्सीजन यूज़ कर पाएंगे जो कि पानी में डिज़ोल्व होगी। ओके, अब यहाँ पर एक दिक्कत क्या आती है कि पानी में जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है उसकी कंपैरिजन काफ़ी कम होती है एटमॉस्फेयर की तुलना में, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा डिज़ोल्व करना नहीं पसंद करती। ओके, सो वी कैन से दैट फेयरली लो compared to the oxygen in the air। हाँ, मुझे पता है कि ये हम बिल्कुल ही लास्ट लेक्चर की ही तरह पढ़ रहे हैं,
क्योंकि यहाँ पर कुछ मुझे आपको एक्स्ट्रा बातें बतानी है जो कि लास्ट लेक्चर में टाइमिंग ज़्यादा होने की वजह से नहीं हो पाए थे। ओके, सो उसके लिए हमें प्रॉपर एक सीक्वेंस में पढ़ना ज़रूरी होता है ना, नहीं तो फिर समझ में नहीं आता है ना कि कहाँ से छोड़ा था, कहाँ से शुरू कर दिया। दैट इज़ वाई। ओके, सो यहाँ पर जो है बहुत ही कम मात्रा में जो है हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इस वजह से अब देखिए यहाँ पर क्या नया चीज़ आती है। यहाँ पर अब देखो ऑक्सीजन जो है वो कम है इनके पास ज़्यादा है। अब इनको भी तो अपनी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन देनी है ताकि इनकी बॉडी प्रॉपर काम कर पाए। अगर इनको लगातार कम ऑक्सीजन मिलती रहेगी तो इनकी बॉडी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगी और वो अपना लाइफ स्पान कंप्लीट करने से पहले ही निपट जाएगी। सो इसका सॉल्यूशन क्या होता है कि इनकी ब्रीदिंग रेट हाई होती है किनकी तुलना में, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की तुलना में। ठीक है, सो हम क्या लिख सकते हैं, दैट द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन aquatic animals is much faster than that in किसमें से, टेरेस्ट्रियल, than that in terrestrial organisms। ठीक है, यानी कि जो ज़मीन पर रहते हैं वो अपने हौले हौले सांस लेते हैं, बट जो लोग पानी में रहते हैं, जो जीव जंतु पानी के अंदर रहते हैं, उनकी जो रेस्पिरेशन की रेट होती है, जो उनकी ब्रीदिंग रेट होती है वो हाई होती है। ओके, क्यों? क्योंकि उनको जब कम ऑक्सीजन मिल रही है तो उनको जल्दी जल्दी लानी है। ओके, दैट इज़ वाई। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि ये जो होते हैं ये पानी से ऑक्सीजन ले रहे हैं। ठीक है, हालांकि इनकी जो बॉडी की सरफेस होती है वो भी कुछ मात्रा में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है, बट इसमें से जो फिशेस होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने मुंह के थ्रू, फिशेस जो होते हैं वो अपने माउथ के थ्रू पानी को अंदर ले जाते हैं। टेक इन वाटर थ्रू द माउथ। अब पानी को अंदर ले जाते हैं। पानी जो होता है वो इनका, अब पानी को इतना मतलब ले जाते हैं कि पानी गिल्स तक पहुंच जाए। ठीक है, इनमें जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जिसको हम गिल्स बोलते हैं। जैसे हम मनुष्यों में जो है, हम ह्यूमंस में क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, वैसे ही इनमें गिल्स होते हैं। गिल्स क्या होते हैं, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, गलफड़े। ठीक है, मैंने यहाँ पे फूड लिख दिया है, थ्रू द माउथ एंड फोर्स इट टू गिल्स। अब गिल्स क्या होते हैं, गलफड़े होते हैं। ठीक है, गलफड़े आपने पढ़ा होगा, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा होगा। ठीक है, सो ये जो है वाटर को, अब देखो ये पानी को गिल्स तक ले गए। अब गिल्स क्या करते हैं, गिल्स वहाँ पर काम करते हैं कि वो उस पानी में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर और उसको वापस भेज देते हैं। और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके जो है गिल्स वहीं से उसको मछली के, फिशेस के ब्लड में भेज देते हैं। ठीक है, सो गिल्स क्या करते हैं, दीज या हम ऐसे लिखते हैं, वेयर द dissolved oxygen is taken up by the blood। ठीक है, तो वो जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड के द्वारा ले ली जाती है। तो ये प्रोसेस होती है हमारी फिशेस में। तो देखा कितनी एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें जानने को मिली। सो अब जो है, अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। भाई देखो, हमने एक्वेटिक्स की तो इतनी सारी बात कर ली, अब यहाँ पे हमें टेरेस्ट्रियल्स को नाराज़ थोड़ी ना करना है, उनके बारे में तो कुछ और बताना है कि बस हाँ 2 लाइंस का हो गया, बस टेरेस्ट्रियल हो गए। नहीं बाबा, उनको नाराज़ नहीं करते हैं और भी बताते हैं। ठीक है,
सो ऑक्सीजन जो होती है, टेरेस्ट्रियल जो होते हैं वो, उनका क्या होता है कि देखो अब वही बात है ना कि इस जो पूरा एटमॉस्फेयर है इसमें मतलब ऑक्सीजन कहा जाए तो टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स हैं उनके लिए ऑक्सीजन की कोई लिमिट नहीं है। हाँ हाँ लिमिट है, बट उनके हिसाब से, एक इंडिविजुअल के हिसाब से लिमिट नहीं है। वो जितनी चाहें वो एक बार में ले सकते हैं ऑक्सीजन, है ना। बट यहाँ पर क्या हो जाता है कि अलग अलग जानवर जो होते हैं, अलग अलग एनिमल्स जो होते हैं, जीव जो होते हैं, उनको अलग अलग ऑर्गन्स चाहिए होते हैं जिससे वो ऑक्सीजन ले सकें। अब सब जो है वो अपनी सरफेस से थोड़ी ना एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब जैसे मछलियाँ जो हैं, हमारी फिशेस जो हैं, ये वाटर में रह रही हैं, इनको भी तो गिल्स चाहिए थे ना, चाहिए थे। तो वैसे ही जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, जो हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, इनको भी जो है डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स चाहिए होते हैं ताकि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जा सके। ओके, सो ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड, ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन होती है वो एब्जॉर्ब होती कैसे है, डिफ्यूज़न के थ्रू, जो कि हमने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं इनका लेन देन जो होता है वो डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। आई होप आपको याद होगा। ओके, सो ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न। ओके, बट यहाँ पर जो है हम डिफ्यूज़न को हटा देते हैं, हम यहाँ पर अपना ऑर्गन्स की ही बात रखते हैं क्योंकि डिफ्यूज़न की बात हम पहले कर चुके हैं, है ना। सो ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। ओके, अब देखो, अब ये जो ऑर्गन्स होते हैं इनमें ऐसा क्या खास होता है कि हमें इनकी अलग से ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं इनकी ये खासियत होती है कि ये जो होते हैं ये ऐसी स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमें सरफेस एरिया इंक्रीज़ करके देते हैं। भाई डिफ्यूज़न के थ्रू ऑक्सीजन जब एब्जॉर्ब होगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो किसी सरफेस के ही थ्रू तो डिफ्यूज़न होगा ना। तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये पहली बात इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देती है। ओके, और ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये ऐसे एरिया पे मौजूद होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन रिच होनी चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर होना चाहिए, वहाँ पर ये मौजूद होते हैं। ओके, इसका मतलब है कि इन ऑर्गन्स तक हमें ऑक्सीजन पहुँचानी पड़ती है ताकि ये जिस एरिया में है, हम मतलब वही तो बता रही हूँ कि एनर्जी हम न्यूट्रिशन किस लिए लेते हैं, इन्हीं चीज़ों को डेली करते रहने के लिए, क्योंकि ये ऑर्गन्स मौजूद होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब हमें क्या चाहिए है, हमें ऑक्सीजन इन तक पहुंचानी होती है, इनके आसपास हमें ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर बनाए रखना होता है, क्योंकि ये हमारी स्किन नहीं है ना जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर रही है, नहीं। ओके, सो इनको जो होता है इनको हमें बनाना पड़ता है, इनके माहौल को ऑक्सीजन रिच। सो दीज ऑर्गन्स हैव structure that increases the surface area, which is in contact with the oxygen rich atmosphere, ओके। सो ये जो होती है यूजुअली सरफेस एरिया प्रोवाइड कराती है, ठीक है, बस इतना काम होता है।
अब यहाँ पर जो ये सरफेस होती है, यही सरफेस तो क्या कराती है, यही सरफेस हमारी जो है डिफ्यूज़न कराती है, ये एक्सचेंज कराती है। सो एक्सचेंज ऑफ, ये लिखना ज़रूरी है ना, क्योंकि ताकि आप जब पढ़ें तो आपको याद आए, समझ आए चीज़ें, ठीक है। सो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across this surface, यही वो सरफेस है जहाँ से हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट लिखना ज़रूरी है, जो कि हमने अभी अभी ऊपर जिस बारे में बात करी थी, कि ये जो हमारी सरफेस होती है, इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, विद इन द बॉडी, ओके। सो यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी, ओके। सो ये जो होती है हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है। अब अंदर पाई जाती है, इसका एक और भी रीज़न है, क्योंकि ये काफ़ी थिन होती है और काफ़ी फाइन होती है, ठीक है, काफ़ी डेलिकेट होती है। सो वेरी फाइन एंड डेलिकेट। अब अगर ये फाइन एंड डेलिकेट ना हो, यानी कि अगर ये पतली सी ना हो, तो फिर इससे डिफ्यूज़न हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि अगर वो ज़्यादा थिक होगी तो डिफ्यूज़न नहीं हो पाएगा। डिफ्यूज़न के लिए हमने पढ़ा है ना कि सरफेस को थिन होना पड़ता है, ओके। सो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक पहुँचाने के लिए एक प्रॉपर पैसेज होना चाहिए ना, एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए कि हाँ यहाँ से एयर आएगी, वो यहाँ से होते हुए इस तरीके से इस जगह पे पहुँचेगी जहाँ पर इसका डिफ्यूज़न होगा, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लिया जाएगा बाहर निकालने के लिए। सो इसके लिए एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। सो देयर हैव टू बी पैसेज, there have to be passage that will take air to this area और क्या करेगी, और बाकी जो एयर है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो बाकी की बची हुई एयर है, उसको बाहर भी निकालेगी। एंड फॉर मूविंग द एयर आउट, ओके। सो इतना जो होता है, ये सारा लफड़ा होता है। अब हम आ जाते हैं ह्यूमंस पर, अपनी बात करते हैं कि हमारे अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। सो अपनी मस्त सी एक हेडिंग डालते हैं, क्या, रेस्पिरेशन। 1 सेकेंड थोड़ी बड़ी डालते हैं, ऐसा फील नहीं आएगा। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। भाई हम ही तो हैं इस दुनिया के बादशाह, बाकी तो सारे कुछ, भाई ह्यूमन ही तो है सबसे ज़्यादा डेवलप्ड, सबसे ज़्यादा हाईली इंटेलिजेंट प्राणी संरचना इस प्रकृति की। सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। हम अगर बायो पढ़ें, किसी भी मैकेनिज़्म की पूरी प्रोसेस पढ़ें, उसमें ह्यूमन के बारे में ना पढ़ें, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो चलिए जानते हैं कि आखिर ह्यूमंस में किस तरीके से होता है, क्या हमारा रेस्पिरेशन। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने डाइजेशन में किया था कि हमने खाने को क्या किया था, थाली से उठा के मुंह में रखा था, है ना, थाली से उठा के मुंह में रखा था। फिर हमने उसकी आगे की पूरी प्रोसेस पढ़ते पढ़ते जो है उसकी लास्ट प्रोसेस भी पढ़ी थी, ठीक है। हाँ पढ़ी थी, आपने भी पढ़ी थी, ठीक है।
सो अब हम बात करते हैं कि रेस्पिरेशन जो होता है वो ह्यूमन बींग्स में शुरुआत कैसे होती है। अब कैसे शुरुआत होती है कि हम जो होते हैं एयर को अंदर ले जाते हैं, ठीक है। एयर को कैसे अंदर ले जाते हैं? सांस के थ्रू। सांस कहाँ से लेते हैं? नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, है ना। नाक के थ्रू ही तो हम सांस लेते हैं। अब आप बोलेंगे कि मुंह से भी लेते हैं, वो अलग बात है। मुंह जो है वो हमारा सांस लेने के लिए नहीं बना है, ठीक है। जो रेस्पिरेशन की मेन प्रोसेस है वो हमारी किससे है? नाक के थ्रू है। मुंह से सांस लेने की प्रोसेस इसलिए जो है नेचर ने बना रखी है ताकि अगर कभी भी जैसे हमको ज़ुकाम वगैरह हो जाता है तो उस टाइम पर अगर आपकी नाक बिल्कुल बंद हुई है, जाम हो गई है, आप उससे सांस नहीं ले सकते, तो आप टेम्परेली जो है माउथ से सांस ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एयर को बॉडी के अंदर लेते हैं थ्रू नॉस्ट्रिल्स। पहला पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। सो एयर इज टेकन into the body through nostrils, ओके। यानी कि एयर को जो है हम बॉडी में किसके थ्रू ले जाते हैं? नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, ओके। अब एयर जो होती है ये ऐसे ही चलती नहीं चली जाती, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि मतलब हाँ सांस ली वही बस चलती चली गई और जाके ऑक्सीजन छोड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ी और भाग गई, ऐसा नहीं होता है। ये जो एयर अंदर गई है भाई, देखो हमारी बॉडी का सिक्योरिटी सिस्टम काफ़ी हाई है। कोई भी परिंदा बिना हमारे गार्ड्स की अनुमति के, उनकी परमिशन के पर नहीं मार सकता, ठीक है। अब ये एयर आई है, कहाँ से आई है? बाहर से आई है, बाहर के एटमॉस्फेयर से। अब बाहरी एटमॉस्फेयर से जब हम एयर लेते हैं, मान लो हम लोग क्या करते हैं, कभी रोड वगैरह पे जा रहे होते हैं तो हवा में काफ़ी सारे जो होते हैं डस्ट के पार्टिकल्स भी होते हैं, स्मोक होता है, जर्म्स होते हैं, मिट्टी वगैरह सब कुछ होता है, ठीक है। तो अब ये सब कुछ अगर लंग्स तक पहुंच जाएगा तो लंग्स आपके ख़राब हो जाएंगे। उनको 10 साल का भी टाइम नहीं मिल पाएगा कि वो अच्छे से काम कर सके, ओके। सो ये जो एयर होती है हमारी, ये अच्छे से फिल्टर होती है। अब फिल्टर कैसे होती है? देखो हमारी बॉडी में क्या होता है कि जिन भी जगहों पर हमें फिल्ट्रेशन प्रोसेस करनी होती है वहाँ पर क्या होता है, फाइन हेयर मौजूद होते हैं। फाइन हेयर, आपने देखा होगा ना कि हमारी जो नाक होती है, जो नोज़ होती है, उसमें छोटे छोटे बाल होते हैं, छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स होते हैं। सो ये जो होते हैं ये हमारी इस एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। ये ऐसे ही नहीं बने होते हैं, ना ही आपको परेशान करने के लिए, ना ही ये कोई शो ऑफ के लिए बने होते हैं, ठीक है। ये बने होते हैं ताकि जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मोक है, जर्म्स हैं, वो सारे जो हैं इन्हीं बालों में अटक जाएं और वो हमारे अंदर लंग्स तक ना पहुँचें। सो दिस एयर इज़ filtered by the fine hairs that line the passage। तो ये जो है पूरी लाइन जो होती है पैसेज की, जहाँ से हमारी म्यूकस मतलब हमारी जो पीछे जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं वहाँ तक जो है, उसके आगे तक जो है, आगे से यहाँ बाहर तक जो है ये फैले होते हैं, ठीक है। हाँ, अब वही बात है ना कि अब आपने ये भी तो देखा है ना कि जब हमको ज़ुकाम होता है, जब हमको बहुत कस के ज़ुकाम होता नहीं, होने वाला होता है, ठीक है, उससे पहले क्या होता है कि कभी कभी हमारी जो नाक होती है वो एकदम से बहुत ड्राई हो जाती है ना अंदर तक, और फिर एकदम से ज़ुकाम होता है और फिर म्यूकस बहुत तेज़ी से निकलता है। वह ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हमें इन्फेक्शन हो जाता है तो ये हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं उनका फंक्शन गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो फंक्शन गड़बड़ाने से क्या होता है कि वो पहले म्यूकस सिक्रीट करना बंद कर देती हैं। अब म्यूकस सिक्रीट करना बंद कर दिया तो एकदम से नोज़ जो है वो सूख जाती है। फिर हमारे ब्रेन से सिग्नल आता है कि नोज़ तो बिल्कुल सूख गई है, तुम तो अपना काम ही नहीं कर रहे हो। तो फिर जो है वो उसको बैलेंस करने के चक्कर में धड़ाधड़ म्यूकस निकालती है, उसी को हम ज़ुकाम बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, ये बीमारी है, कोई प्रोसेस नहीं है,
ओके, मतलब बीमारी इतनी खतरनाक भी नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर आपको ये बताने का आशा सिर्फ इसलिए था, मतलब यहाँ इसलिए था कि यहाँ पर जो पैसेज होता है वो हमारा होता है लाइंड बाय म्यूकस। पैसेज जो होता है वो म्यूकस से पूरा कोटेड होता है ताकि नम रहे, ठीक है। सो पैसेज इज लाइंड बाय म्यूकस दैट help in the process, ओके। सो ये जो होती है वो हमारे जो नोज़ में म्यूकस होता है ये उसका काम होता है, ठीक है। अब ये जो एयर हमने छानबीन के पूरा प्रोसेस करके फ़िल्टर करके पीछे तक पहुंचाई है, ये जाती है हमारे थ्रोट में, यानी हमारे गले में, ठीक है। और फिर वहाँ से जाती है ये लंग्स में। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, दैट द एयर देन passes through the throat मतलब गला, through the throat and into the lungs, ओके। सो ये जो है थ्रोट से होती हुई नीचे लंग्स तक जाती है। हाँ, वो भी हम प्रोसेस पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो हमने इतनी प्रोसेस अपनी पढ़ी है, ये प्रोसेस हमारी किस में होती है, नोज़ में होती है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, ओके। सो ये प्रोसेस हमारी इतनी नोज़ में होती है। अब हम कहाँ से आ गए, नोज़ से हवा कहाँ पहुँच गई, गले में पहुँच गई। तो अब हम पढ़ेंगे गले के बारे में कि गले में आखिर इसके साथ क्या अत्याचार होता है कि इसका स्वागत होता है, ठीक है, क्या होता है, पढ़ते हैं, ओके। सो अब क्या होता है कि गला जो होता है हमारा, इसमें देखो एक हमने क्या पढ़ा था कि एक ईसोफेगस होती है, ठीक है। ईसोफेगस के थ्रू क्या होता है, उसके थ्रू खाना ट्रांसपोर्ट होता है ना। और एक और भी नली होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, श्वास नली, हिंदी में बोलते हैं श्वास नली, ओके। अब क्या होता है कि यहाँ से कुछ पार्ट तक, यानी कि फेरिंग्स तक जो है हमारा खाना और हवा साथ साथ जाते हैं, वहाँ से इनके पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं। अब देखो क्या है कि जब दोनों नलियाँ ऐसे एक दूसरे के बगल बगल में हैं, ऊपर नीचे हैं, तो मान लो यहाँ से आपने मुंह के थ्रू ऐसे खाना खाया, अब वो ऐसे गोला बना के अंदर जा रहा है, ऐसे करके बड़ा करता हुआ, ठीक है। अब अगर ऐसे ही वो जाएगा और इसकी अपनी कोई सिक्योरिटी नहीं हुई तो वो तो इसको पिचका देगा, और इसका अगर ये पैसेज थोड़ी भी देर बंद हुआ, आप सांस नहीं ले पाओगे, आपकी तो मतलब कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा होने से बचाने के लिए जो है हमारे नेचर ने क्या किया है कि जो हमारा थ्रोट होता है उसमें कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं, ठीक है। कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं जो कि हमारी श्वास नली को चिपकने से, मतलब दबने से, उसको बचाती हैं कोलैप्स करने से, ओके। सो थ्रोट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट, rings of cartilage are present, ठीक है। कार्टिलेज की जो रिंग्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, पूरी नहीं होती हैं, आधी आधी होती हैं, तो वो इस तरीके से जो है नीचे तक ऐसे प्रेजेंट होती हैं। अब आधी इसलिए होती हैं ताकि उसको थोड़ा सा पीछे बढ़ने का मौका भी तो मिले, क्योंकि जब आप खुल के सांस लेते हो तो इकट्ठी हवा जाती है ना, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करने का भी मौका मिले, ठीक है, इसलिए ये आधी होती हैं। सो रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है। अब ये क्यों होती हैं ये भी लिख लेते हैं यहाँ, यहीं पे, रिंग ऑफ कार्टिलेज दैट इंश्योर्स दैट the air passes does not
कोलैप्स, ताकि जो हमारा ये रास्ता है ये पिचक ना जाए, वरना हमारा तो काम ही ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो आपको एक लंबी ज़िंदगी देने के लिए देखो भगवान ने कितनी प्लानिंग की हुई है। ओके, सो अब इतना जो है पार्ट ये हमारा आ जाता है किसमें, थ्रोट में, ये गला हो गया। अब यहाँ से, क्योंकि अब ये जो नली की हमने बात की है, थ्रोट में रिंग ऑफ कार्टिलेज की बात करी है, ये चीज़ें तो वहाँ नीचे ईसोफेगस के पास आ गई ना। अब ईसोफेगस कहाँ होती है हमारी, गले के ही तो पास होती है, और फिर वहाँ से नीचे फेफड़ों की तरफ जाती है। ईसोफेगस फेफड़ों की तरफ नहीं जाती है, वो स्टमक में जाती है। बट ईसोफेगस के साथ ही साथ पैरेलली जो है ये हमारी श्वास नली आ रही है, ये जो है ये जाती है कहाँ, फेफड़ों की तरफ। तो अब यहाँ से जो है हमारी हवा जो है वो थ्रोट को भी क्रॉस कर गई। अब हम बात करेंगे लंग्स को लेकर। ओके, अब हमारी बात होगी लंग्स को लेकर के कि क्या इनका इतना हवा बना हुआ है रेस्पिरेशन के मामले में, क्या ऐसा मतलब ये स्पेशल काम करते हैं। सो चलो देखते हैं, अच्छा सा कलर मिले पहले, कोई फील आए थोड़ा। ये ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है ऊपर से, हाँ थोड़ा डिफरेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब आ गए हम लंग्स पे। अब देखो लंग्स में क्या होता है, मैं यहाँ पर आपको जो है यहाँ से जो है थोड़ा सा पैसेज बना के दिखाती हूँ। ये हमारा गला है, ठीक है। अब ऊपर का मैं नहीं बना पाऊँगी, इतनी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। ये हमारा गला है, ठीक है। गले में ये इस तरीके से जो है ये हमारे वो रिंग्स बने हुए हैं, समझने के लिए आप समझ लो, ठीक है। सो ये हमारे रिंग्स बने हुए हैं इस तरीके से। अब गले से हवा नीचे उतर रही है। अब नीचे आने पे क्या होता है कि ये इस तरीके से जो है पैसेज हमारा दो तरफ डिवाइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि दो लंग्स होते हैं ना, दोनों में हवा थोड़ी थोड़ी करके जाती है। अब ये आगे जाएंगे, फिर ये आगे डिवाइड होते हैं, ठीक है, फिर वो आगे डिवाइड होंगे। इस तरीके से पेड़ की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे पेड़ में नहीं, टहनियाँ नहीं, आगे डिवाइड होती चली जाती हैं। तो ये फर्स्टली जो होते हैं ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, देन ये आगे इस तरीके से डिवाइड होते चले जाते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता मैंने ये किस तरीके से डिवाइड करे हैं, बट हाँ ऐसे ही डिवाइड होते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है कि इनके लास्ट में जो होते हैं, इधर भी थोड़ा सा बना लेते हैं ताकि डायग्राम हमारा देखने लायक बन जाए ठीक ठाक। ओके, सो लेट्स डू इट। इधर भी जो है ये इनको इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे, ये या इस तरीके से जो हैं ये हमारे डिवाइड होते हैं। एंड इनके लास्ट में जो होते हैं छोटे छोटे ऐसे गोले ऐसे बने होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ऐसे गोले बने होते हैं। ये कोई छोटे मोटे मतलब छोटे गोले होते हैं, बट ये कोई एक दो नहीं होते हैं मतलब मात्रा में, ठीक है, नंबर में। ये मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं, बहुत होते हैं नंबर में। इस तरीके से जो हैं ये हमारे क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। आई नो कि सही नहीं बने हैं, बट आप थोड़ा काम चला लीजिए, ठीक है। बाकी आपके पास बुक्स तो हैं ही ना, बुक्स में देखिए भाई, बुक्स के भी तो पैसे दिए हैं ना आपने। इस तरीके से जो है ये हमारे ओवरऑल मैंने उल्टा सीधा लंग्स बना दिए हैं, बट हाँ जितना बन पाया उतना बना दिया, ठीक है, ताकि आप समझ जाएं। अब हम अपनी थियरी वाले पार्ट पर आते हैं कि हम किस तरीके से चीज़ें थियरेटिकल लिखेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में तो थियरी में ही लिखने को आएगा ना। लंग्स जो होते हैं उनका पैसेज डिवाइड हो जाता है स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स में। कैसे? यहाँ से आया देखो, इसमें स्मॉलर में टूटा, फिर वहाँ से आगे स्मॉलर में टूटा, तो ये बोल रहा है ये, ठीक है। पैसेज divides into smaller and smaller ट्यूब्स में, ठीक है, ट्यूब्स में डिफरेंट ट्यूब्स में होता जाता है, ठीक है।
और आगे जब ये ट्यूब्स जो हैं वो डिवाइड होती जाती हैं तो ये आगे गोले ऐसे बनाती है, ठीक है, गोले ऐसे बनाती हैं। तो ये जो ट्यूब्स होती हैं ये हमारी कहाँ पर टर्मिनेट करती हैं, जा करके टर्मिनेट्स इन बलून लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एल्वेलाई। इनको हम बोलते हैं एल्वेलाई। चलो 1 सेकेंड, कोई तड़कता भड़कता सा कलर लें तब तो दूर से मालूम पड़े। इनको बोलते हैं एल्वेलाई, ठीक है। ये होती है हमारी ट्यूब्स। ये क्या है, ये है हमारी थ्रोट, ये है हमारी रिंग्स, ठीक है। ये हमारा डायग्राम तैयार हो गया। अब ये जो ट्यूब्स होती हैं ये टर्मिनेट करती हैं, टर्मिनेट इन बलून लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एल्वेलाई, ठीक है। ये एल्वेलाई में जा कर के समाप्त होती है इनकी ब्रांचिंग। अब देखो रेस्पिरेशन के मामले में ये जो एल्वेलाई चीज़ है यही सबसे काम की चीज़ है, ठीक है। क्यों काम की चीज़ है, क्योंकि यही वो जगह है जो कि जिस सरफेस की हम बात यहाँ पर बार बार कर रहे थे ऊपर, ये वाली सरफेस ह्यूमंस में ये सरफेस यही एल्वेलाई प्रोवाइड कराता है, ठीक है। सो जो हमें सरफेस चाहिए होती है गैस एक्सचेंज के लिए, दैट सरफेस इज प्रोवाइडेड बाय दीज एल्वेलाइज, ओके। यही जो गोले, तभी तो मैंने बोला था कि ये मिलियंस में होते हैं क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है, ओके। सो दीज एल्वेलाइज प्रोवाइड अब सही है, प्रोवाइड द सरफेस where the gas exchange occur, ठीक है। ये वही जगह है जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब इसकी जो वॉल्स होते हैं, जो इसकी दीवार होती है, ये ऐसे करके ये जो होती है बहुत ही घने ब्लड वेसल्स के नेटवर्क से मतलब कवर्ड होती है। इसके ऊपर से बहुत सारी छोटी छोटी जो है नसें जो हैं वो निकल रही होती हैं, चिपकी होती हैं इससे, ठीक है, चिपकी होती हैं। तो अब हम जो है नेक्स्ट पॉइंट अपना लिखते हैं, यही नसों वाला, या सो its walls contain an extensive का मतलब है कि ऊपर से, ठीक है, अंदर से नहीं गई होती हैं, ऊपर से चिपकी होती हैं। an extensive network of blood vessels। भाई हमको क्या करना है, हमको जो हमारी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एक्सचेंज हमको करना तो ब्लड के ही साथ है ना। तो यही जो हमारी नर्व्स होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, यही उस ब्लड को लेके आती हैं एल्वेलाइज तक, ताकि तुम जो हो हमें ऑक्सीजन दे दो। एंड वहीं पर जो है समझ लो कि ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो एक टैक्सी का काम करती हैं, जो कि ब्लड को लेके जाती हैं एल्वेलाई पे, जो कि एक शॉप है, ठीक है, जो कि एक दुकान है। तो ये जो हमारा ब्लड है वो ब्लड वेसल्स नाम की टैक्सी के थ्रू जाता है शॉप पे, जिसका नाम है एल्वेलाई। वहाँ से क्या करता है, ये ऑक्सीजन खरीदता है और ऑक्सीजन के बदले में पैसे ना दे करके कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है और अपना मस्त वापस पहुँच जाता है अपने घर पे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा इस फ़नी सी ट्रिक के बाद, ओके। तो इसलिए जो होता है इनमें इतना ज़्यादा घना ब्लड वेसल्स का जंगल होता है, ओके। अब क्या होता है कि हम एक काम करते हैं, आगे जो है हमें आगे क्या पढ़ना है, हमें आगे पढ़ना है कि कैसे जो है हमारी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है लंग्स में, एंड किस तरीके से जो है उसका ये जो है हमारा डिफ्यूज़न वगैरह होता है एल्वेलाइज के थ्रू, और वो जो है आगे हमारे सारे ऑर्गन्स तक कैसे पहुंचती है, सारे
टिश्यूज़ तक कैसे पहुंचती है, उसका यूज़ कैसे होता है, ठीक है। सो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे डिफ्यूज़ होती है, उसका ऑर्गन कैसे, मतलब कुल मिला के हमको अब आगे प्रोसेस पढ़नी है कि वहाँ पर एल्वलाई जो होते हैं यानी कि लंग्स के अंदर काम कैसे होता है, ठीक है। सो आई थिंक आज के लेक्चर की जो लेंथ है वो अच्छी खासी बन गई है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं कि हमने पढ़ा है कि लंग्स की जो है स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्या क्या मतलब कि काम की चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब आगे जो है कल वाले लेक्चर में जो है हम पढ़ेंगे कि पूरी प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से जो है हम यहाँ पर रेस्पिरेशन हमारे लंग्स में हो रहा होता है, डिफ्यूज़न हो रहा होता है, ठीक है। सो अगर आपने अब यहाँ तक लेक्चर देख लिया है सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और एकदम मस्त लगा है, समझ आया है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को, ओके। एंड यार सब्सक्राइब ज़रूर करो यार चैनल को, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय।